नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो आज की सबसे बड़ी खबर है उदयपुर से, जहां पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को दहला दिया। लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान सरकार तुरंत एक्शन में आ गई और उसने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए, जिसके बाद तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज आरोपियों की एनआई कोर्ट में पेशी भी हुई। लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस ने ऐसा दावा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। तो क्या है कांग्रेस का दावा, इसी पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। वहीं बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज नुपुर शर्मा की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। नुपुर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बात होगी जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्यों ले रही है सख्त एक्शन और सीजीआई ने कैसे सत्ताधारी दलों को सुनाई खरी खोटी। साथ ही जानेंगे कि मनरेगा को लेकर क्या बोल गए राहुल गांधी। इसके अलावा और भी कई खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं करेगी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का किया फैसला। अगले साल की शुरुआत में होंगे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव। हैदराबाद में शुरू हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गैर बीजेपी शासित सरकारों को बताया विकास में बाधक। कहा वंशवादी पार्टियां करती हैं केंद्र की योजनाओं का विरोध। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरवी श्री कुमार को एसआईटी ने अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में किया पेश। गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव मामले में दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब एनडीए है। दोस्तों, बीते दिनों बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के कारण उदयपुर में एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिस मामले में बीजेपी को मौका मिल गया था और उसने राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की थी। हालांकि बीजेपी इसमें सफल नहीं हो सकी, लेकिन अब इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं उससे बीजेपी ही घिर गई है। उदयपुर में कन्हैयालाल की जान लेने के मामले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि एनआईए की जांच में साफ हो जाएगा कि जिन लोगों ने कन्हैयालाल की जान ली है उनके कनेक्शन गहलोत सरकार से निकलेंगे, जबकि गहलोत सरकार का दावा था कि आरोपियों के कनेक्शन पाकिस्तान से हैं। लेकिन एनआईए की जांच शुरू होने के साथ ही जो खुलासे हो रहे हैं उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है, क्योंकि घटना के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी का पॉलिटिकल कनेक्शन बीजेपी से जुड़ता दिख रहा है। बीजेपी विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ उसका फोटो सामने आया है। ये फोटो 2018 का बताया जा रहा है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि रियाज बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है। उदयपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के साथ भी रियाज के फोटो सामने आए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े इरशाद चैनवाला और कार्यकर्ता मोहम्मद ताहिर के 2019 में किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी रियाज दिख रहा है। एक फोटो में इरशाद चैनवाला रियाज को माला पहना रहे हैं। ताहिर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि हर दिल अजीज हमारे भाई रियाज अत्तारी बीजेपी कार्यकर्ता का उमरा की जियारत से उदयपुर आने पर इस्तकबाल किया गया। अल्लाह रियाज अत्तारी भाईजान की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। ये पोस्ट ताहिर के फेसबुक अकाउंट से 25 नवंबर 2019 को डाली गई है। जैसे ही ये फोटो सामने आए हैं उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कन्हैयालाल की जान लेने वाले आरोपी रियाज अत्तारी के साथ भाजपा के दो नेता इरशाद चैनवाला और मोहम्मद ताहिर के संबंधों की तस्वीरें जग जाहिर हैं। ये बात भी सामने आई है कि वो राजस्थान बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के कार्यक्रमों में अक्सर भाग लेता था। रियाज की बीजेपी की राजस्थान अल्पसंख्यक इकाई की बैठकों में शामिल होने की तस्वीरें भी अब दुनिया भर के सामने हैं, जिससे साफ है कि रियाज केवल बीजेपी नेताओं का करीबी ही नहीं, वो बीजेपी का सक्रिय सदस्य भी था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस केस को एनआईए को सौंपा है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि केंद्र सरकार इस मामले को जल्दी एनआईए के हवाले करने के लिए क्यों दबाव बना रही थी।
अब बीजेपी इस मामले में फंसती दिख रही है। देखना होगा कि अपने बचाव के लिए वो कौन से तर्क गढ़ती है। उदयपुर मामले के आरोपी बीजेपी के नेता हैं। कांग्रेस के आरोपों का जवाब अब बीजेपी के पास नहीं दिख रहा है। वो सफाई दे रही है। गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि मामले में कोई भी शामिल हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे जिस मामले को लेकर उदयपुर की घटना हुई वो भी बीजेपी प्रवक्ता के बयान के चलते हुई थी। बीजेपी की प्रवक्ता, जिन्हें पार्टी ने अब हटा दिया है, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उदयपुर घटना की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस जरूर नुपुर की गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देकर नुपुर शर्मा बुरी तरह घिर गई है और कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, जिन्हें दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका लेकर बीते दिन नुपुर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन वहां उन्हें फटकार लगी और कोर्ट ने कहा कि नुपुर को देश से माफी मांगनी चाहिए, जिसके बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। कोलकाता में नुपुर शर्मा के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मालूम हो कि एक दिन पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में नोटिस भेजने का मन बना लिया है। पहले भी दिल्ली पुलिस नुपुर को धारा 41A के तहत जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज चुकी है। 18 जून को पुलिस के सामने पेश होकर उन्होंने बयान भी दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने बयान दर्ज किया था। नुपुर के खिलाफ कोलकाता के 10 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी और AIMIM ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा है कि कुछ ताकतें नुपुर शर्मा के पीछे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिटलर के जमाने में तो केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, इस सरकार में तो पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो कुछ कहा है, मैं देश के PM नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं और मांग भी करता हूं कि नुपुर शर्मा को बचाने से रोकें। वो और उनकी सरकार नुपुर शर्मा को बचा रही है, कानून को अपना काम करने दें, ये ठीक नहीं हो रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट की नुपुर को लेकर सख्ती के बाद नुपुर की मुश्किलें तो बढ़ी ही, साथ ही विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका भी मिल गया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद दिल्ली पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक्शन कोलकाता पुलिस की तरफ से लिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार नुपुर को बचा रही है। नुपुर अभी तक बाहर घूम रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुबैर पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज जुबैर ने जमानत याचिका लगाई थी। दिल्ली पुलिस की हिरासत भी आज खत्म हो रही थी। तो आज कोर्ट में जुबैर की पेशी के दौरान क्या हुआ खास, देखिए ये रिपोर्ट। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और नफरत को बढ़ावा देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। तो वहीं आज मोहम्मद जुबैर की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। जुबैर की ओर से भी अदालत में जमानत याचिका भी दायर की गई थी। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जुबैर से पुलिस को आगे भी पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत पड़ने पर उसकी पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी। ऐसे में उसे जमानत की जगह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। जबकि जुबैर के वकील का दावा था कि 4 दिन की पूछताछ और पुलिस की जांच में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, इसलिए अदालत को जमानत देना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर 3 और धाराएं लगा दी हैं। ये धाराएं हैं: भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 201 सबूत नष्ट करने के लिए फोन फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने, धारा 120B आपराधिक साजिश के लिए और FCRA की 35 धारा जोड़ी है। ये नई धाराएं सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जुबैर को विदेशों से चंदा मिला था और ऑल्ट न्यूज की मूल कंपनी प्रावदा मीडिया को कुल लगभग 2,31,933 रुपए मिले हैं। साथ ही सोशल मीडिया विश्लेषण के दौरान ये देखा गया कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद समर्थन करने वाले ट्विटर हैंडल पाकिस्तान और ज्यादातर मध्य पूर्वी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत से थे। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने बताया कि जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जुबैर की बैंक डिटेल की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को दी है। साथ ही FIR की कॉपी भी ED को सौंपी है। बताया जा रहा है कि ये डिटेल कॉपी 29 जून को सौंपी गई थी। अब दिल्ली पुलिस लगातार जुबैर पर नए मामले दर्ज कर रही है। ऐसे में जुबैर की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर 3 नई धाराएं और लगा दी।
जुबैर को फंसाने की पूरी तैयारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये सब सत्ताधारी दल के इशारे पर हो रहा है। सत्ताधारी दल अपने हिसाब से कार्रवाई चाहते हैं और फैसले भी। इसे लेकर सीजीआई ने चिंता जाहिर की है। और क्या कुछ बोले सीजीआई, देखिए रिपोर्ट। 2014 के बाद से ही देश में बहुत कुछ बदल गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो खुलेआम कोर्ट के फैसले को गलत ठहरा दिया जाता है और कोर्ट की आलोचना भी शुरू हो जाती है। इसे लेकर सीजीआई एनवी रमन ने चिंता जाहिर की है। इसे लेकर देश के राजनीतिक दलों पर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो अमेरिकन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीजीआई ने कहा, भारत में सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि हर सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन की हकदार है। वहीं विपक्षी दल भी न्यायपालिका से अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। राजनीतिक दलों को ये लगता है कि न्यायपालिका को उनके कार्यों का समर्थन करना चाहिए। इस तरह की विचार प्रक्रिया संविधान और लोकतंत्र की समझ की कमी से पैदा होती है। ये आम जनता में फैलाई गई अज्ञानता है जो ऐसी ताकतों की मदद करने के लिए सामने आ रही है जिनका लक्ष्य स्वतंत्र न्यायपालिका को खत्म करना है। न्यायपालिका स्वतंत्र अंग है जिसकी जवाबदेही सिर्फ संविधान के प्रति है, न कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति। हमें भारत में संवैधानिक संस्कृति को आगे ले जाने की जरूरत है। इसके साथ ही देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उठते सवालों को लेकर सीजीआई ने कहा कि हम देश की आजादी के 75वें साल में हैं। हमारा गणतंत्र 72 वर्ष का हो गया है, लेकिन मुझे कुछ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अभी भी प्रत्येक संस्थान को संविधान द्वारा सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पूरी तरह से सराहना करना नहीं सीखा है। सीजीआई ने कहा कि एक राष्ट्र जो सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है और सभी संस्कृतियों को अपनाता है, वही समृद्ध होता है। सीजीआई ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा किस ओर था ये सभी लोग समझ सकते हैं। सीजीआई ने इशारों में निशाना साधा तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुलकर निशाना साध रहे हैं। वो लगातार पीएम मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं और अब यूपीए सरकार की मनरेगा स्कीम को लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने देश को कई संस्थान दिए, आज बीजेपी सरकार उन्हें बेचकर अपना खजाना भर रही है। कांग्रेस ने कई योजनाओं को लागू किया जिनका मजाक बीजेपी सरकार ने बनाया, लेकिन बाद में उन्हीं योजनाओं के सहारे लोगों की मदद को मजबूर हुई। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संसद में कांग्रेस शासनकाल के समय देश में लाई गई मनरेगा योजना पर तंज कसा था। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को मनरेगा के खिलाफ बोलते हुए सुना तो मैं चौंक गया था। प्रधानमंत्री ने मनरेगा को यूपीए की विफलताओं का जीवंत स्मारक बताया था, इसे राजकोष पर एक बोझ बताया था। इससे मुझे एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री वास्तव में मनरेगा की गहराई को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन कोरोना काल में जब हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए तो उसी मनरेगा ने लोगों को बचाया था। पीएम ने उस समय मनरेगा पर कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि ये साफ हो गया था कि मनरेगा ने ही भारत को कोविड के समय बचाया। राहुल गांधी ने कहा कि जब यूपीए की सरकार ने मनरेगा स्कीम सामने रखी थी तब इसका काफी विरोध हुआ था। नौकरशाहों, व्यवसायियों ने कहा था कि ये पैसे की बर्बादी है, लेकिन हमारी सरकार इस पर आगे बढ़ी और पूरे देश में इसे लागू किया। आज हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने में इस योजना ने सबसे अच्छा काम किया है। अब मोदी सरकार में कोई भी मनरेगा के खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर पाता है। इससे पहले राहुल गांधी ने देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होने को लेकर पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा था और कहा था कि मोदी संघ और बीजेपी देशवासियों के बीच टकराव पैदा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस देशवासियों को जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में मोदी सरकार को घेरा तो वहीं केसीआर ने तेलंगाना में मोदी सरकार को खुली चुनौती दे डाली। दरअसल आज तेलंगाना के सीएम ने विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए राज्य में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने केंद्र को निशाने पर लेते हुए चुनौती दी। क्या बोले केसीआर, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब हो चुका है और अब बीजेपी की नजरें तेलंगाना पर टिक गई हैं। तेलंगाना में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि चुनावों से पहले ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बीजेपी के दावे पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने निशाना साधा है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मैं राज्य में अपनी सरकार गिराने के लिए बीजेपी का इंतजार करूंगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब बीजेपी महाराष्ट्र जैसी कोशिश तेलंगाना में करे। मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर केंद्र में आपकी सरकार गिरा दूंगा।
केसीआर ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की तो वो केंद्र की मोदी सरकार को भी गिरा देंगे। इसके साथ ही तेलंगाना के सीएम ने कहा कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। ऐसे में हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव के नाम पर कुछ भी नहीं। हमें भारतीय राजनीति में गुणात्मक बदलाव करने की जरूरत है। पीएम मोदी हैदराबाद आए हुए हैं, वो यहाँ हमारे खिलाफ बोलेंगे, हम पर गलत आरोप लगाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में यही होना चाहिए, वो हमारे सवालों का भी जवाब दें। दरअसल हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे थे। बीजेपी की निगाहें तेलंगाना पर हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के हाथ में तेलंगाना आ जाता है तो दक्षिण भारत में उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। तेलंगाना के सहारे बीजेपी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों को साध सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे की। करीब 10 दिनों से मची सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है और बगावत के चलते हाथ से सत्ता जाने से बौखलाई शिवसेना अब शांत बैठने को राजी नहीं है और लगातार बागियों और बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में सांसद संजय राउत ने आज बड़ा खुलासा किया, तो वहीं स्पीकर चुनाव को लेकर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन स्पीकर का चुनाव होगा और ये चुनाव ही तय कर देगा कि एकनाथ शिंदे की सरकार रहेगी या जाएगी। शिंदे के पास शिवसेना के कितने विधायकों का समर्थन है, क्योंकि एमबीए की ओर से शिवसेना विधायक राजन साल्वी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उनका मुकाबला बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर से है। एमबीए गठबंधन स्पीकर चुनाव में तो हिस्सा ले रहा है, लेकिन उसने चुनाव पर सवाल भी उठा दिए हैं। एमबीए नेताओं का दावा है कि मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद विधानसभा स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। वैसे इस बार विधानसभा सत्र में भी अलग नजारा देखने को मिलेगा। शिवसेना के कुछ विधायक सत्ता पक्ष के साथ बैठे दिखेंगे तो कुछ विपक्ष में। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है और वो आसानी से इसे साबित कर देंगे। इस बीच नई सरकार के मंत्रिमंडल के गठन की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि शिंदे सरकार में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी को भी जगह दी जा सकती है। बहुमत परीक्षण से पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने शिंदे पर बड़ा खुलासा किया है। राउत ने दावा किया कि मुझे भी गुवाहाटी का ऑफर मिला था, लेकिन मैं वहां नहीं गया क्योंकि मैं बाला साहेब ठाकरे को मानने वाला हूं। जब सच आपकी तरफ हो तो किसका डर। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असली शिव सैनिक किसी भी लालच के सामने नहीं झुकेगा और जो झुक जाता है वो असली शिव सैनिक नहीं होता है। इसके अलावा सत्ता से बाहर गई शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। शिवसेना ने लिखा है कि करार के अनुरूप दिए गए वचन का पालन करने का बड़ा मन बीजेपी ने 2.5 साल पहले ही दिखाया होता तो बचाव के नाम पर बड़े मन की ढाल सामने लाने की नौबत इस पार्टी पर नहीं आई होती। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।